नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 29 अगस्त 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आज का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा स्मार्ट असिस्ट नाम की सेवा की शुरुआत की गई है। अभी रिसेंटली स्मार्ट असिस्ट नाम की सेवा की शुरुआत की है बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस ने, यानी कि ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस सेवा के जरिए ग्राहक एक सुरक्षित स्क्रीन शेयरिंग फीचर्स के जरिए कंपनी से संपर्क कर सकेंगे और अपनी खरीदारी के सफ़र से जुड़ी ज़रूरतें पूरी करने में कहीं भी रियल टाइम सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर अगर मैं सीधे अगर आसान भाषा में आपको बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदना चाहते हैं ऑनलाइन, लेकिन आपको पता नहीं कि कैसे ख़रीदा जाता है, तो आप स्मार्ट असिस्ट सेवा की मदद से मदद ले सकते हैं। कंपनी के जो आपके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेंगे या फिर जो उनके कॉल सेंटर वाले जो रहेंगे उनसे मदद ले सकते हैं। वो आपको बताएंगे कैसे आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें करनी है। मतलब जब आप इनकी वेबसाइट खोलेंगे तो कहाँ पर किन किन जगहों पे कौन कौन से ऑप्शन आपको मिलेंगे, ये सब आपको बताएंगे और आप उसी तरीके के जैसा वो बोलेंगे वैसा आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन के जरिए करते जाएंगे और आपको जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आप ख़रीद पाएंगे। ठीक है, तो जैसा होता नहीं कि अगर थोड़ी देर के लिए हमारे पापा मम्मी या फिर कोई और पुराने जो लोग हैं जिनको कि टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो अगर उनको व्हाट्सएप चलाना होता है तो अगर वो हमसे पूछते हैं कि व्हाट्सएप पे कोई वीडियो कैसे डालते हैं, ठीक है, या फिर कोई जो फ़ोटो है वो कैसे शेयर करते हैं, तो हम क्या बताते हैं उनको कि हम जैसे कहीं दूर हैं, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं और आपके माँ बाप पटना में रहते हैं, तो आप उनको बताएंगे ना कि यहाँ पर जाओ और यहाँ पर से आप अपलोड करोगे फ़ोटो, यहाँ पर से आप अपलोड करोगे वीडियो। तो कुछ इसी तरीके का ये जो है एक स्मार्ट असिस्ट सेवा है जिसकी शुरुआत अभी रिसेंटली बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा की गई है। बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसके एमडी और सीईओ हैं तरुण चुग। स्थापना हुई थी इसकी 2001 में और इसका जो मुख्यालय है वो है पुणे, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। अभी रिसेंटली मारिके लुकास रेजनवेल्ड ने इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2020 जीत लिया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि मारिके लुकास जो है वो बुकर पुरस्कार हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। मात्र 29 साल जो है इनकी उम्र है। नीदरलैंड की ये रहने वाली हैं। इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है, मतलब जिस पुस्तक के लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया है उस पुस्तक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग और इसको ट्रांसलेट किया गया है डच भाषा से। ठीक है, याद रखिएगा ये डच भाषा में ये पुस्तक लिखी गई थी और इसको इंग्लिश में जो है कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये जो पुस्तक है ये ग्रामीण नीदरलैंड के एक कट्टर ईसाई समुदाय के एक किसान परिवार की कहानी पर आधारित है। नियमों के अनुसार जब बुकर पुरस्कार दिया जाता है तो इसमें जो धनराशि है, इसमें जो पुरस्कार है वो 50,000 पाउंड नगद जो है कैश दिया जाता है। तो ये जो 50,000 पाउंड का जो पुरस्कार राशि है ये दो लोगों में बटेगी। एक तो जो मूल लेखक है इस पुस्तक का, जिसने इस पुस्तक को लिखा था डच भाषा में, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उनका नाम मारिके लुकास रेजनवेल्ड। ठीक है, तो इनको जो है 50,000 पाउंड में से आधा हिस्सा इनको मिलेगा और आधा जो हिस्सा है वो अनुवादक हैं मिशेल हचिसन, इनको दिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डच भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया है और इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश भाषा में। इस साल 30 भाषाओं के अनुवाद की गई 124 किताबें जो है वो बुकर पुरस्कार के लिए दौड़ में शामिल थी। ये पुरस्कार हर साल किसी भी भाषा के काल्पनिक कथा उपन्यास को दिया जाता है जिसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ हो। तो बेसिकली ये अंग्रेजी पुस्तक को ये अवार्ड मिलता है जिसको कि ट्रांसलेट करके मतलब बहुत फेमस पुस्तक हो। जाहिर सी बात है बुकर पुरस्कार छोटा मोटा अवार्ड तो है नहीं, तो ये जो पुस्तक है ये जो अवार्ड है ये ऐसी पुस्तक को दिया जाता है जिसका ट्रांसलेशन किया गया हो इंग्लिश भाषा में और इसका जो प्रकाशन है पुस्तक का वो ब्रिटेन अथवा आयरलैंड में हुआ हो। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि बुकर पुरस्कार के लिए किस भारतवंशीय लेखिका को जो है अभी रिसेंटली शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो अवनी दोषी को शॉर्टलिस्ट किया गया था इस बार बुकर पुरस्कार के लिए, लेकिन इनको मिल नहीं पाया पुरस्कार। लेकिन इनकी एक बुक है
जिसके लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। ठीक है, उस पुस्तक का नाम है बर्न शुगर। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंडिया की हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इनको लास्ट तक मतलब चयन लिस्ट में रखा गया था, लेकिन जो लास्ट नाम आया है जीत के वो आया है मारिके लुकास का नाम। ठीक है, जो कि नीदरलैंड की लेखिका हैं, 29 साल की। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा नेशनल सिक्योरिटीज़ चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स प्रोस्पेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो अभी रिसेंटली एक पुस्तक है जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। इस पुस्तक का विमोचन किया हमारे जो सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवणे जी, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा। इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज़ के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के रणनीतिकार फील्ड मार्शल सैन मानेकशॉ को श्रद्धांजलि के तौर पे इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इन्हीं की वजह से बांग्लादेश आज़ाद हो पाया था, या दूसरे भाषा में बोलें तो पाकिस्तान से अलग हो पाया था बांग्लादेश, इन्हीं के प्रयासों से। तो इनको समर्पित किया गया है इस पुस्तक को। पुस्तक को लॉन्च किसने किया ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये जो पुस्तक है ये जो हमारे जो युवा हैं उनमें रणनीतिक सोच विकसित करने के लिए इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित बहुत से विषयों के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए। रक्षा मंत्री कौन है हमारे? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के द्वारा किस शहर में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि नई दिल्ली में। अभी रिसेंटली नई दिल्ली में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज ने। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। उर्दू आप सभी को पता है कि भारत में काफ़ी ज़्यादा उर्दू बोली जाती है। तो और कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने दूसरी राजभाषा के तौर पे उर्दू को अपनाया है, जिसमें तेलंगाना, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल है। तो यहाँ पर अतिरिक्त शासकीय भाषा या फिर द्वितीय राजभाषा के तौर पे उर्दू को अपनाया गया है। तो उर्दू भाषा को प्रमोट करने के लिए विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन अभी रिसेंटली दिल्ली में किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है कि अगस्त 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश में स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नामक फिटनेस अभियान की शुरुआत की गई है? अभी रिसेंटली स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नामक फिटनेस अभियान की शुरुआत दिल्ली में की गई है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस अभियान के अंतर्गत लॉकडाउन के दौरान ये अभियान बेसिकली सभी जो छात्र हैं उनके ऊपर ये फोकस है। तो लॉकडाउन के दौरान कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कि पूरी तरीके से अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है, जहाँ पर ज़्यादा पेशेंट हैं कोविड के। तो ऐसी जगहों पे छात्रों को जो है कैसे वो फिटनेस का अपना ध्यान रख सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को लेकर दिल्ली सरकार ने एक यूट्यूब चैनल भी जो है यहाँ पर शुरू किया है, जिस यूट्यूब चैनल पे ये बताया जाएगा किस तरीके से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन नामक जो फिटनेस अभियान है वो अभी रिसेंटली दिल्ली में शुरू किया गया है। दिल्ली की बात करते हैं तो इसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और राज्यपाल या उपराज्यपाल आप बोलेंगे क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है, वो उपराज्यपाल हैं यहाँ के अनिल बैजल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि अगस्त 2020 में अमेज़न द्वारा किस नाम से एक फ़िटनेस बैंड लॉन्च किया गया है? अभी रिसेंटली अमेज़न ने एक फ़िटनेस बैंड लॉन्च किया है। इस फिटनेस बैंड का नाम है अमेज़न हेलो, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। और ये जो फिटनेस बैंड है ये हमारे जो नॉर्मल जो फिटनेस बैंड है उनसे काफ़ी हद तक ये अलग है, क्योंकि इस फिटनेस बैंड में आपका हार्ट रेट और फिटनेस ट्रैकिंग के साथ साथ ये आपके बॉडी फैट के बारे में भी बताएगा। इसके अलावा ये आपकी जो एक्टिविटी है उसको ट्रैक कर सकेगा, कब आप दौड़ रहे हैं, कितना आप दौड़े हैं, कितना आप खा रहे हैं, वो सभी चीज़ें ये ट्रैक करेगा। इसके अलावा ये आपको बताएगा कि आप कितना खुश हैं। ठीक है, तो इसमें कोई स्क्रीन नहीं दी गई है। ये ऐप पूरी तरीके ये जो बैंड है ये पूरी तरीके से ऐप की मदद से कंट्रोल किया जाएगा। तो अमेज़न हेलो नाम का ये ऐप है, ये आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ये ऐप अमेज़न ने अपनी नई स्वास्थ्य और कल्याण सेवा के तहत लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? अभी रिसेंटली एनसीसी जो कैडेट हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए डीजी
एनसीसी नाम से एक ऐप लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने। तो इसी से आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, कोविड की वजह से अभी जो स्कूल कॉलेजेस हैं वो सभी बंद हैं और आने वाले टाइम में कुछ महीनों तक तो लग भी नहीं रहा है कि खुल पाएंगे। तो इसी वजह से जो एनसीसी कैडेट हैं उनका नुकसान ना हो, इसीलिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से उन छात्रों को जो कि एनसीसी का हिस्सा हैं उनको प्रशिक्षण सामग्री दी जाएगी। इसके अलावा उनको पाठ्यक्रम भी उपलब्ध करवाया जाएगा। ओके, एनसीसी की बात करते हैं जिसका फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है एकता और अनुशासन। तो इसी के द्वारा अभी रिसेंटली जो है इसी एनसीसी ने ही डीजी एनसीसी ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और इस ऐप को लॉन्च किसने किया था? राजनाथ सिंह जी ने। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि विश्व के पहले व्यक्ति कौन हैं जिनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर हो गई है? 200 अरब डॉलर की संपत्ति अभी रिसेंटली हो गई है जेफ बेजोस की। जेफ बेजोस आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ये अमेज़ॉन के संस्थापक और सीईओ हैं और अभी रिसेंटली इनकी जो टोटल संपत्ति है वो 200 अरब डॉलर की हो गई है। उनकी यह संपत्ति 116.1 अरब डॉलर वाले दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स से 90 अरब डॉलर अधिक है। 26 अगस्त को जेफ बेजोस की जो कुल संपत्ति थी वो थी 204.6 अरब डॉलर। लॉकडाउन के दौरान अमेज़न को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसका रीज़न ये है कि काफ़ी जगह पे मार्केट वगैरह तो बंद है, लेकिन जो ऑनलाइन जो आपका डिलीवरी सिस्टम है वो चल रहा है। तो अमेज़न का क्योंकि डिलीवरी पे काफ़ी ज़्यादा ये निर्भर है ऑनलाइन, आप सभी को बताया अमेज़न तो इस्तेमाल करते ही होंगे। तो अमेज़न में जो है काफ़ी लोग ख़रीदारी कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो इसी वजह से इनकी जो संपत्ति है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है। वही 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगस्त 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे अपना नया गृह सचिव नियुक्त किया है? सो अभी रिसेंटली तरुण गाबा को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना नया गृह सचिव नियुक्त किया है। गृह सचिव के रूप में ये एसके भगत का स्थान लेंगे। इससे पहले तरुण गाबा आईजी विजिलेंस थे, ये सीबीआई में भी रह चुके हैं और इनकी जगह पे अब एसके भगत को नियुक्त किया गया है। तो एक तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। एसके भगत जो है वो आईजी विजिलेंस बनाए गए हैं, जबकि तरुण गाबा को उत्तर प्रदेश का गृह सचिव बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। प्रमुख आकर्षण केंद्रों की बात करते हैं तो दुधवा नेशनल पार्क आपको उत्तर प्रदेश में मिलता है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क ये दोनों आपका ये जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसी तरीके से पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए निम्न में से किस हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की गई है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि किरण। अभी रिसेंटली केंद्र सरकार ने किरण नाम से एक हेल्पलाइन सेवा की शुरुआत की है। ये हेल्पलाइन सेवा उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो किसी तरीके से मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। तो कई लोगों की नौकरियां लॉकडाउन के दौरान गई हैं। बेसिकली जितने भी ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं अभी इसीलिए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हो रहे हैं। कोविड की वजह से जिन लोगों की नौकरियाँ गई हैं उनको मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों के दिमाग में सुसाइड करने को लेकर विचार आते रहते हैं। तो इस कंडीशन में लोग इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं वो उनकी मदद करेंगे और उनको जो डिप्रेशन है उससे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इस हेल्पलाइन के द्वारा 13 भाषाओं में बात की जा सकती है। हेल्पलाइन का नंबर है यहाँ पर नंबर ये है और नाम है किरण हेल्पलाइन सेवा। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि अगस्त 2020 में किस राज्य में एनआरआई एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश सरकार ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये मानना है कि कई ऐसे एनआरआई हैं जो कि अपने देश में निवेश करना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। इनकेस अगर कोई व्यक्ति भारत का जो विदेश में रहता है, कोई पैसे वाला बंदा है, वो पैसा लगाना चाहता है अपने देश में, तो ऐसे लोगों की मदद के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उन्हें बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर सकते हो केंद्र राज्य सरकार के अंतर्गत। तो उन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में उनको बताया जाएगा। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों को रोज़गार और नौकरी करने का अवसर भी मिल जाएगा, क्योंकि अगर कोई बाहरी कंपनी आके या बाहरी व्यक्ति आके हमारे देश में पैसा लगा रहा है, चाहे वो हमारे देश का क्यों ना हो, यानी कि एनआरआई ही क्यों ना हो, तो वो बाहर का पैसा मतलब विदेश में कमा रहा है लेकिन इंडिया में लगा रहा है, तो उससे जो है लोगों को फ़ायदा होगा। तो इसीलिए जो है ये एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की, कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 1970 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर किसी भी पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, या फिर आप सेना की तैयारी कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1970 में। ठीक है, अभी रिसेंटली इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर ले रखा है। इसका काम ये होता है कि ये जो हमारी जो पुलिस है उसको आधुनिक बनाने का काम करती है। पुलिस को अत्याधुनिक चीज़ें बताने के लिए ये अनुसंधान और जो डेवलपमेंट का काम है पुलिस से रिलेटेड, आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ये जो है ये काम जो है पूरा का पूरा मतलब पुलिस को आधुनिक बनाने का जो काम है वो इसी के अंतर्गत किया जाता है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1970 को। तो 28 अगस्त को जो है इसने अपना स्थापना दिवस मनाया है। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और महानिदेशक हैं इसके BSK कौमुदी। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आप में से काफ़ी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया भी था, और हो सकता है कि ये हमारे इस करंट अफेयर सीरीज़ की आखिरी वीडियो हो, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बोला था कि मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। डेली करंट अफेयर्स की बजाय हम लोग वीकली या मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता कि मैं डेली 5-5, 6-6 घंटे करंट अफेयर पे लगाऊं, उसके बाद वीडियो बना के आपके सामने दूँ। थोड़ा सा मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे जुड़े रह सकते हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते हैं, आपको लगता है नहीं महीने का ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हैं। जहाँ पर भी आपको डेली का मिले वहाँ पर आप देखिए, क्योंकि आप मेरी वजह से अपनी पढ़ाई का जो शेड्यूल है वो उसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जो भी अपडेट होगी आगे वो तो खैर आपको मिल ही जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि अपने दिमाग में ये बात रखिएगा। चेंज मैं तुरंत नहीं कर रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि कुछ लोग डेली देखते हैं, कुछ लोग 1-2 दिन बाद 2-3 वीडियो साथ में देख लेते हैं। इसलिए मैं आपको लगभग हर वीडियो में पिछले 2-3 दिन से ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज करने जा रहा हूँ मैं। और डेली करंट अफेयर 90% चांसेस है कि बंद हो जाएगी। इसके बदले वीकली या मंथली करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। जो भी होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। चलिए, मैंने आपसे कल पूछा था कि सतपाल सती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसका सही आंसर था ऑप्शन डी वाला, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। और अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने हमेशा की तरह इसका आंसर सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल थुम्बी महोत्सवम 2020 मनाया जाएगा। सो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कौन से राज्य में पहली बार मनाया जाएगा इस साल, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।